Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear friends, Thermodynamics Part 6, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, पार्ट 5 में हम लोग एंट्रोपी का जो कुछ पोर्शन है वो डील कर चुके हैं। पार्ट 6 में हम लोग एंट्रोपी की ही बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंट्रोपी में चेंज क्या होता है आइडियल गैस के लिए डिफरेंट कंडीशंस में, और एंट्रोपी पे कुछ टाइप के न्यूमेरिकल आए हुए हैं आरपीएससी की डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, वो देखने वाले हैं। और चेंज इन फिजिकल एंड एंट्रोपी में चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंजेस जब कुछ करते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं एंट्रोपी में, वो सब हम बात करने वाले हैं। उनके न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये हम देखते हैं, आप जरा हेडिंग लगाते जाइए, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन किसके लिए? आइडियल गैस के लिए विद चेंज इन पी वी एंड टी। पी वी एंड टी, ठीक है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन क्या है यहाँ पर, इन तीन के रेस्पेक्ट में हम लोग डेल्टा एस क्या हो रहा है, एंट्रोपी में चेंज क्या हो रहा है आइडियल गैस के लिए, वो देखने वाले हैं। अब देखेंगे कैसे, देखना जरा, मैं बताता हूँ। ये जो तीन वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये किसी भी थर्मोडायनेमिक जो स्टेट होती है, जो गैस होती है, गैस की किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए इनकी जरूरत होती है कि उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब इनमें से हम क्या करते हैं, आइडियल गैस के लिए दो वेरिएबल, हम लोग दो वेरिएबल रखेंगे और उनके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, एंट्रोपी में चेंज क्या हो रहा है वो निकालेंगे। दो वेरिएबल कौन से होंगे? एक तो आपको टेम्परेचर तो आपको लेना ही लेना है, एक बार टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम लेंगे वेरिएबल, एक बार टेम्परेचर के साथ प्रेशर लेंगे वेरिएबल। दोनों वेरिएबल लेकर के डेराइव करेंगे डेल्टा एस की वैल्यू, और डेल्टा एस की जो फॉर्मूला है वो डेराइव करने के बाद वो फाइनल इक्वेशन क्या आई वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वही आपसे कंसर्न है। इसकी डेरिवेशन अननेसेसरी हम नहीं करने वाले हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई नहीं है। यदि आप इक्वेशन सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन ये है, व्हेन टी एंड वी आर टू वेरिएबल, है ना, यानी कि टेम्परेचर और टेम्परेचर के साथ हमने वॉल्यूम को वेरिएबल लिया है, तब डेल्टा एस की इक्वेशन क्या होगी? डेल्टा एस की इक्वेशन ये आपके सामने है, एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस, प्लस है साइन, जरा देख लीजिएगा, एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ पर समझ लो एन क्या है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है। यदि क्वेश्चन में 1 मोल के लिए आता है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि एन यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में एन मोल के लिए आता है तो एन यहाँ पर आप रखेंगे। उसके बाद सीवी देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये जो सीवी है, ये वाला सीवी है, इसको ये डेरिवेशन में हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, तब जाकर के ये इक्वेशन डेराइव होता है। यानी कि वो क्वेश्चन में लिख भी सकता है कि सीवी आपने कांस्टेंट लिया है या नहीं लिया है, और नहीं भी लिख सकता, क्योंकि वो नहीं भी लिखेगा तो भी कोई बात नहीं, सीवी हमारा यहाँ कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये इक्वेशन आपने नोट कर लिया, कब है? जब आपका टेम्परेचर और आपका वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है, तब डेल्टा एस की इक्वेशन है। और इसमें याद रखिएगा सीवी आपका क्या है, सीवी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात हो गई, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हमने क्या हुआ, टेम्परेचर के साथ जो पार्टनर था ना वॉल्यूम, उसको चेंज कर दिया, और अब हमने वेरिएबल ले लिया टेम्परेचर के साथ, कौन सा? प्रेशर। जब ये दोनों वेरिएबल हैं तब डेल्टा एस का इक्वेशन आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, एन सीपी यानी कि प्रेशर जब है वेरिएबल, तो यहाँ पर अब हमें सीपी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये देखिए सीपी इज कांस्टेंट, एन सीपी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है वो उतना ही है, ये उस पहली वाली इक्वेशन में भी था जब हमने टी और वी लिया था वेरिएबल, सिर्फ वहां पर सीवी था, यहाँ पर सीपी है। ठीक है, ये इक्वेशन भी सेम है, वहां पर वी टू बाई वी वन था। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ उल्टा है उसका, यहाँ पी वन बाई पी टू है, जरा पहचान लो। वहां V2 ऊपर था, यहाँ P2 नीचे है। ठीक है, तो ये P1 बाई P2 ये आ गया, ये सेम इक्वेशन है। आपको यदि ऐसे याद नहीं रखना है, आप सोचेंगे कि सर मैं V2 बाई V1 मैंने याद किया है, तो मैं P2 बाई P1 ही इसमें याद कर लेता हूं। तो आप P2 बाई P1 करेंगे तो आपको ये जो प्लस का साइन है ये करना पड़ेगा नेगेटिव, और इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, देखिए। ठीक है, इसमें पहली वाली टर्म सेम रहेगी, है ना, T2 बाई T1, और दूसरी वाली टर्म से पहले नेगेटिव का साइन, और फिर NR नेचुरल लॉग P2 बाई P1 हो गया, यानी कि आपने उल्टा कर दिया ना, P2 को ऊपर ले गए तो ये साइन प्लस से क्या हो गया, नेगेटिव। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड। जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर दो वेरिएबल हो, समझ लो, तब ये एंट्रोपी में चेंज की वैल्यू है आइडियल गैस के लिए। दो इक्वेशन 1 और 2 हमने कर लिए हैं। अब सारा टॉपिक हमारा इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे ही चलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी चेंजेस ऑफ आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेसेस। जो आपके प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये प्रोसेस होते हैं, इनमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि T1 और T2 की वैल्यू इक्वल होती है।
ठीक है। तो जब T1 और T2 की वैल्यू इक्वल हो गई, यानी कि T2 माइनस T1 हम करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो उस केस में आपके ये जो आपने इक्वेशंस, उस केस में डेल्टा एस की इक्वेशन क्या होगी, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, वो आपका इक्वेशन 1 और 2 से आएगा। ये देखो, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में अब T1 सॉरी T2 माइनस T1 आप करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो उस वजह से ये वाली जो टर्म है टेम्परेचर वाली, वो सारी हो गई आपकी डिलीट हो गई, बची सिर्फ ये टर्म। तो एक तो ये हो गया इक्वेशन, बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एस की एक इक्वेशन तो आ गई है ना। अब डेल्टा एस की सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। यहां भी जब आप टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रेशर है वो वेरिएबल ले रहे हो, तो ये इक्वेशन है, इसमें वापस ये टेम्परेचर वाली टर्म हो जाएगी डिलीट, बचेगा सिर्फ ये इक्वेशन। ठीक है, P1 बाई P2, एन आर नेचुरल लॉग P1 बाई P2। अब आप इस इक्वेशन से भी ले सकते हैं डेल्टा एस, है ना। डेल्टा एस में ये जो T2 बाई T1 वाली टर्म है ये हो जाएगी आपकी डिलीट, तो बचेगा ये माइनस एन आर नेचुरल लॉग P2 बाई P1। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा। ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हुआ, तो टेम्परेचर की टर्म है तीनों इक्वेशन से हट गई, और बची हुई टर्म आपकी ये है। ये देखो V2 बाई V1 पहली वाली में बचा, दूसरी वाली में आपका P1 बाई P2, और तीसरी वाली जो निगेटिव वाली थी उसमें P2 बाई P1। ये एक ही बात है। तो दोनों इक्वेशन से ये अलग अलग, इनमें से कोई सा भी आपको मिल सकता है सही ऑप्शन। आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज की इक्वेशन है ये। यदि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप इससे निकालेंगे, यदि आपको प्रेशर दिया हुआ है तो आप इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन यूज लेकर के डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू P1। इस केस में जैसे अभी हमने टेम्परेचर वाली टर्म को 0 किया है, अब आप प्रेशर वाली टर्म को 0 कर देंगे, और प्रेशर वाली टर्म सिर्फ एक ही जगह आ रही है, वो है आपकी इक्वेशन सेकंड। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में तो वॉल्यूम वाली टर्म है, वॉल्यूम और टेम्परेचर है वहां तो वेरिएबल, यहाँ आपके कौन है वेरिएबल, यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अभी काफी गर्मी हो रखी है यहाँ पर, और पंखा भी मैंने बंद कर रखा है ताकि आप लोगों को सही से सुनाई दे। ठीक है, इसलिए पसीने से एकदम लबरेज हूँ, आप देख सकते हैं कैमरे में। ओके, यस। अब हमें कांस्टेंट प्रेशर जब कांस्टेंट हो तब लेना है, तो वो आपका सेकंड इक्वेशन में आ रहा है प्रेशर वाली टर्म। आप इस यूनिट को डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, इस पार्ट को डिलीट कर देंगे तो सिर्फ ये इतना पार्ट बच गया, इतना पार्ट बच गया। ये यही आपका कांस्टेंट प्रेशर पर एंट्रोपी चेंज है ना। देख लो चाहे तो एन सी पी नेचुरल लॉग T2 बाई T1। ये देखो एन सी पी नेचुरल लॉग T2 बाई T1। बात आपको समझ में आ गई। ये एक मोल के लिए है, एन हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, वो आप समझ गए। तो ये डेल्टा पी जब 0 हो, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, उसमें है डेल्टा एस की वैल्यू। अब आइसोकोरिक यानी कि समआयतनी प्रोसेस जो होते हैं, जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, वहां पर एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो देख लेते हैं। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम जब हो तब, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0, V2 माइनस V1 0। तो अब V वाली टर्म किस में थी, V वाली टर्म इक्वेशन 1 में है क्या, देखना जरा। T और V हमने कहाँ रखा है, यस, इक्वेशन 1 में T और V आपके वेरिएबल हैं। ठीक है, इसका मतलब जो V वाली टर्म है वो किस में है, आपके इक्वेशन 1 में है। तो यहाँ अब आप समझ गए क्या करना होगा। जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो V वाली टर्म है इसको हम कर देंगे डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद ये केवल टेम्परेचर वाली टर्म बचेगी। यही वो इक्वेशन है जो आपके समायतनी प्रोसेस यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में होगी। ये देखो CV लोगन T2 बाई T1। बात आपको समझ में आ गई। अब वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा और प्रेशर कांस्टेंट रखा, उनमें सिर्फ CP और CV का अंतर है। ये देखो, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा तो यहाँ पर CP है, और इसमें आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर आपका CV है। बस, बाकी इक्वेशन T2 बाई T1 सेम है, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। और जैसे प्रोसेस जिनमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है उन्हें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक, है ना। सम एंट्रोपिक प्रोसेस, हिंदी का तो मुझे पता नहीं, इंग्लिश में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। अब इस पार्ट पे क्वेश्चन आए हुए देख लो। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये इन्होंने कहा है कि अज्यूमिंग CV टू बी कांस्टेंट, CV को कांस्टेंट दे दो। मैंने कहा था ना, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। CV टू बी कांस्टेंट विद इन द टेम्परेचर रेंज T1 एंड T2। टेम्परेचर इन्होंने कहा है T1 और T2 ले लो, CV को कांस्टेंट ले लो, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा। एन मोल के लिए पूछा है भाई इसने, यानी कि एन हमें लिखना है। एन मोल के लिए पूछा है, एन मोल ऑफ आइडियल गैस। बात आपको समझ में आई। आइडियल गैस के एन मोल के लिए डेल्टा एस
यानी कि एंट्रोपी चेंज बताना है कब, जब CV आपका कांस्टेंट है और टेम्परेचर रेंज आपकी T1 T2 है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, CV कांस्टेंट है। अब CV किस में कांस्टेंट रहता है आप बताना जरा, आप बताओ। CV कांस्टेंट है, इसका मतलब आपके वेरिएबल वेरिएबल कौन से हो गए, टेम्परेचर और वॉल्यूम हो गया, ये देखो। क्योंकि जब आपने प्रेशर वेरिएबल लिया है टेम्परेचर के साथ में, तो यहाँ CP आ रहा है टर्म में, ठीक है। तो CV क्या है, हीट सॉरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वो आप मेरे ख्याल से जानते हैं, पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं। तो अब इन्होंने ये कहा है कि आपको इसकी इक्वेशन बतानी है डेल्टा एस की, जब आपका CV कांस्टेंट हो। तो CV कांस्टेंट हो इसका मतलब आपकी इक्वेशन 1 आएगी, T2/T1 V2/V1। ये देखो CV इज टेकन एज कांस्टेंट इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम आपका वेरिएबल होने वाला है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको वेरिएबल पहचानने हैं। तो वेरिएबल इन्होंने कहा है CV कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर तो वेरिएबल है ही है, उसके साथ में वेरिएबल कांस्टेंट है। यदि यहाँ पर ये CP को कांस्टेंट बता देता तो टेम्परेचर वेरिएबल है, साथ में प्रेशर वेरिएबल है, तो आपको CP वाली इक्वेशन लेनी पड़ती, ठीक है। अब चारों इक्वेशन इन्होंने CV की दी है, CV कांस्टेंट है सब में, कोई बात नहीं। अब T2/T1 V2/V1, मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 3 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेशर वाला तो वैसे ही नहीं आएगा भाई, प्रेशर तो वैसे ही नहीं आएगा, इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करी है हमें। और ये आपका 1 मोल के लिए है, देख लो यहाँ पर N नहीं है ना, N यहाँ पे गायब है, इसका मतलब ये 1 मोल के लिए है। 1 मोल के लिए नहीं चलेगा, इन्होंने N मोल के लिए पूछा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, देख लो। एज इट इज पूछा है, कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा है, कुछ नहीं पूछा, इसलिए आपको वो जो इक्वेशन 1 और 2 है वो समझने और याद रखने की जरूरत है। कैसे करेंगे ये मैंने बता दिया आपको। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, फर्स्ट ग्रेड 2015 में भी और टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 में भी। इन्होंने कहा है कि आपका समदाबी प्रक्रम है, यानी कि आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, और आपको बताना है एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस। अब आपको पता है प्रेशर आपको कांस्टेंट लेना है, प्रेशर कांस्टेंट लेना है, तो इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, टेम्परेचर और प्रेशर जिसमें वेरिएबल लिया है ना वो हो गई। उसमें आपको प्रेशर वाली जो यूनिट है, प्रेशर वाला जो पार्ट है वो आपको डिलीट करना है। प्रेशर कांस्टेंट लेना है ना आपको, यस ये रहा। तो आपका वेरिएबल टेम्परेचर और कौन सा हो गया, प्रेशर। अब आपको प्रेशर वाला जो पार्ट है वो डिलीट कर दो, बाकी पार्ट आपको रखना है। ये देखो, तो ये वाला आप डिलीट करोगे तो ये आप रखोगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP और नेचुरल लॉग T2/T1। NCP नेचुरल लॉग T2/T1 कहाँ आ गया भाई, यस ये रहा। अब यहाँ पर 1 मोल के लिए बताया है ना इसने, गिव्स चेंजेस फॉर, अब यहाँ पर 1 और उसका कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये रहा देखो, CP नेचुरल लॉग T2/T1 ये हो गया, क्योंकि वो प्रेशर वाला जो पार्ट है ना उसको हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। बात आपको समझ में आ गई। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रखता है तो यहाँ पर CP आएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखता है तो CV आएगा, ठीक है। अब देखो ये बड़ा गजब हो गया, 2015 और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक ही आदमी ने बनाया है। कैसे पता चला, फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने क्वेश्चन दिया है ना, किसका, ये दिया आइसोबारिक प्रोसेस समदाबी प्रक्रम का। अब 2018 में क्या किया इन्होंने, सेम क्वेश्चन दे दिया, और इस बार कहा कि अब आयतन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ये देखो है ना, एंट्रोपी चेंज बताना है 1 मोल के लिए। अच्छा पिछली बार इन्होंने गलती कर दी, इसमें 1 मोल नहीं लिखा है ना, चेंज ऑफ एन आइडियल गैस दिया। इस बार उसको सुधार लिया लैंग्वेज को, 1 मोल या N मोल तो इनको बताना ही पड़ेगा। 1 मोल दिया आइडियल गैस के लिए, और आइसोकोरिक प्रोसेस बता दिया, यानी कि समायतनी प्रक्रम बता दिया, ठीक है। अब आप जान गए ना, जब आयतन कांस्टेंट है इसका मतलब CV वाली टर्म आएगी, ठीक है। CV वाली टर्म आएगी, इसका मतलब आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, वो वेरिएबल है, ठीक है। अब वो वेरिएबल है, वॉल्यूम वाली वॉल्यूम यहाँ पर डेल्टा V क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम वाली टर्म आपको हटा देनी है, टेम्परेचर वाली टर्म बचेगी। टेम्परेचर वाली टर्म तो देखो दोनों इक्वेशन में सेम है, सिर्फ CV और CP का अंतर है। CP तब आएगा जब आप वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर लेते हो, तब CP आएगा इक्वेशन में। CV कब आएगा, जब आप टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम लेते हो, तब CV आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो यहाँ पर ये CV और नेचुरल लॉग T2/T1 यही तो बच गया, क्योंकि वॉल्यूम वाली टर्म आप हटा दोगे, ये आप करके देख लेना, यही बचेगा। ये मेरे ख्याल से इक्वेशन 2 से आएगा ये, है ना। इक्वेशन 2 में आप वॉल्यूम वाली टर्म हटा दोगे, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं एंट्रोपी चेंज। फिजिकल चेंजेस में क्या एंट्रोपी चेंज होता है, फिजिकल चेंज यानी कि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, इन ये जो फिजिकल प्रोसेस हैं आपके, इनमें एंट्रोपी चेंज क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब आप जानते हो ना, सॉलिड से कन्वर्जन होता है लिक्विड में, फ्यूज होता है, यानी कि वो गलाते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो मेल्टिंग करते हैं उसकी, उसको बोलते हैं फ्यूजन। अब यहाँ पर आपको पता है
एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट होता है हमेशा। तो यहाँ फाइनल स्टेट लिक्विड है और इनिशियल स्टेट सॉलिड है। तो ये देखो डेल्टा एस की वैल्यू हो गई, लिक्विड फाइनल स्टेट है ना, तो लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, ये तो हो गया डेल्टा एस का फॉर्मूला। अब ये किसके इक्वल है? ये जो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, देखो ये जो फ्यूजन हुआ है सॉलिड से लिक्विड, इसमें जो एंट्रोपी चेंज हुआ उसको बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, है ना, डेल्टा एस फ्यूजन। अब इसकी वैल्यू हो गई एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इसका फॉर्मूला ये है। देखो जितने भी फिजिकल प्रोसेस हैं सब में फॉर्मूला सेम है, डेल्टा एच बाई टी है, ठीक है। अब यदि वहां फ्यूजन हुआ है तो यहाँ फ्यूजन लग गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और नीचे इसको सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं ना, तो नीचे मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ये देखो ये इसका फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई मेल्टिंग पॉइंट, टीएम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगला प्रोसेस आ गया वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड टू गैस, ठीक है। ये देखो वेपर माइनस लिक्विड, ये तो हो गया डेल्टा एस का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो डेल्टा एस वेपोराइजेशन है उसका जो मेन फॉर्मूला ये रहा, मैंने बताया ना आपको, डेल्टा एच ऊपर आएगा टी नीचे आएगा, बस प्रोसेस कौन सा है उसके हिसाब से डेल्टा एच बदल जाएगा। डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इस केस में, क्योंकि हम यहाँ करा रहे हैं वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन लिक्विड को बॉयल करके कराते हैं ना, गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा एच वेपोराइजेशन, क्योंकि प्रोसेस वेपोराइजेशन है और नीचे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे सर थे, हमारे सर मतलब साइंटिस्ट थे, ठीक है, ट्रोटन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना रूल दे दिया, ठीक है। क्या रूल दिया? इन्होंने कहा कि भाई ज्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं, ज्यादातर जो लिक्विड होते हैं, उनकी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, वो 88 के आसपास होती है, 88 जूल पर मोल पर केल्विन के आसपास होती है। अधिकतर जो जनरली लिक्विड्स की, उन्होंने ये कहा जनरली लिक्विड्स की जो एंथैल्पी ऑफ सॉरी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है वो 88 किलो जूल 88 जूल के आसपास होती है, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट था। ये देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम, है ना, विच इज अबाउट 88, है ना, जूल पर मोल फॉर वेरियस लिक्विड्स एट देयर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट पर उनकी ज्यादातर जो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो 88 के आसपास होती है। एग्जांपल उन्होंने काफी सारे दे दिए, देखो टोलुइन का 87, बेंजीन का 89, क्लोरोफॉर्म का 87, है ना, 88 के आसपास, ठीक है। तो यही ट्रोटन रूल है, ओके। अब लास्ट बचा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड टू गैस, है ना, तो ये तो फॉर्मूला तो हो ही गया, है ना, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। अब वही डेल्टा एच यहाँ पर सब्लिमेशन हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस थे। अब इन तीनों प्रोसेस पे, इन तीनों फॉर्मूलों पे फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन आया है। उन्होंने ये कहा है कि एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एटमोस्फेरिक है इतने टेम्परेचर पर, व्हेन ए मोल ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का एक मोल चेंजेस टू वेपर, यानी कि लिक्विड से किस में गया? गैस में, वेपर में गया भाई, ठीक है। तो इट्स एंथैल्पी चेंज इतना, तो कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। किस प्रोसेस के लिए? यहाँ पर लिक्विड से वेपर बन रहा है, इसका मतलब वेपोराइजेशन के लिए। फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो जाएगा और टेम्परेचर आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आप बॉइल करोगे तभी तो वेपर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। हो गया। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू आप कैसे रखोगे? एंथैल्पी चेंज तो दे दिया ना, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर दे दिया, देखो कितना है, 30 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब ये जो है आप रखोगे यहाँ पर 30 किलो जूल, ठीक है, पर मोल, और नीचे आप टेम्परेचर रखोगे कितना? के में 27 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये हो गया 300, ये लो भाई 30 डिवाइडेड बाई आपका 300, इसका मतलब ये हो गया डेल्टा एस आपका हो गया 0.1, 0.1 ही आएगा ना, हाँ 0.1 ही आएगा, ठीक है। 0.1 किलो जूल, ये किलो जूल में लिया है हमने क्योंकि यहाँ पर किलो जूल दिया हुआ है 30, तो किलो जूल 0.1 किलो जूल पर मोल पर केल्विन आएगा, क्योंकि एंट्रोपी यही तो यूनिट है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो किलो जूल में आंसर है ये। अब किलो जूल में 0.1 देखेंगे हम लोग, तो किलो जूल में केवल एक ही ऑप्शन है और उसमें 100 दिया हुआ है, इसका मतलब और बाकी ऑप्शन सारे जूल में है। ये देखो जूल जूल जूल, इसका मतलब हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.1 को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 जूल और पर मोल पर केल्विन, यही तो हो गया, ठीक है। तो ये है क्या, देखते हैं, 100 जूल पर केल्विन पर मोल, ये रहा ऑप्शन सेकंड सही है। इसका मतलब देखो कितना सीधा सा न्यूमेरिकल था, और पूछा कहाँ है इन्होंने? फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा है भाई। न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जरा बच के रहिएगा, थर्मोडायनेमिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 12, ओके। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर 2020 में इन्होंने पूछा। इन्होंने कहा है एंट्रोपी चेंज पर मोल व्हेन लिक्विड वाटर बॉयल्स, यानी कि वाटर का केस दिया है इन्होंने स्पेशल,
और उन्होंने कहा है कि वो गैस में चेंज होता है। यस, लिक्विड वाटर बॉयल्स, यानी कि लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो गया, ठीक है, ओके। और टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर है। लेटेंट हीट दिया इन्होंने, अरे भाई लेटेंट हीट क्यों दे दिया इन्होंने, चलो लेटेंट हीट दिया है इन्होंने 2.0723, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, क्योंकि बॉइल करके ही तो वेपर बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नहीं है, इसकी जगह क्या दे दिया, लेटेंट हीट दे दिया, क्या दे दिया, लेटेंट हीट दे दिया। तो भाई लेटेंट हीट से हम वो कैसे निकालेंगे, कौन सा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालने के लिए लेटेंट हीट को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लेटेंट हीट है 2.0723 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास 18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 18, 36, 36, 37 कुछ होना चाहिए, या 36 ही रहेगा, नहीं 37 हो जाएगा, ये देखो 37.30, ये लो भाई 37.30, है ना। अब ये किलो जूल आएगा कि जूल आएगा, ये देख लेते हैं, ये देखो किलो जूल, तो ये भी किलो जूल, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसकी वैल्यू हमें मिल गई है तो बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता ही है, तो हम इसमें रख देंगे जो हमारा इक्वेशन है उसमें रख देंगे। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू, ऊपर हम रखेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन, वो आ गया 37.30 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। और नीचे हम टेम्परेचर रखेंगे, ये आपका आ गया वाटर है ना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 के, सही बात है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 373 के। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आएगा, ये देखो सीधा सीधा आ रहा है, देखना दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये डेसिमल हटा दो, ये भी 373 हो जाएगा, है ना, और एक जीरो है, ये भी हो जाएगा, तो इसका मतलब 0.1 आंसर आएगा। ये आंसर सेकंड रहा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल आया है, और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल पूरा पूरा आने का चांसेस है फर्स्ट ग्रेड की आपके जो 2022 का एग्जाम है उसमें, क्योंकि पेपर बनाने वाला वही चल रहा है, चेंज नहीं हुआ अभी तक, है ना, थोड़े दिन बाद हो सकता है मैं हो जाऊं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विद एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, ये एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है, ये एस के वर्मा न्यूमेरिकल है मेरी तरफ से, ठीक है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अरे वाह भाई वाह, इन्होंने दिया क्या है देख लो जरा, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इन्होंने दिया है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इन्होंने दिया है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन होता है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई, ये दिया है इक्वेशन। इसमें इन्होंने क्या क्या दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया इन्होंने 63 पॉइंट, ये दे दिया 63 जूल पर केल्विन एंट्रोपी दे दिया, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया 35.65 किलो जूल, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है ये टेम्परेचर कितना है, तो पहले तो भाई आप जूल और किलो जूल वाला देख लेना, आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, बेटर ये रहेगा, किसको, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को, इसको, है ना, जूल में कन्वर्ट करके फिर आप टेम्परेचर निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर इसका ये आएगा। आपको टेम्परेचर निकालना है ना, टेम्परेचर आप अब आप इसको सोल्व करके आगे टेम्परेचर निकाल देना, ये आंसर आएगा। बात आप समझ गए, मतलब इसमें तीन चीजें हैं, ये और ये, कोई भी दो दे करके तीसरी आपको पूछ सकता है ना, डेल्टा एस वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन और टीबी, ये तीनों में से कोई भी दो दे करके आपको तीसरी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। अब लास्ट पॉइंट है एंट्रोपी ऑफ केमिकल चेंज। ये तो फिजिकल प्रोसेस का हमने देख लिया, सब्लिमेशन में, वेपोराइजेशन में, इनमें क्या होता है एंट्रोपी ऑफ केमिकल चेंज। एक केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी किस तरह से चेंज होता है, तो उसका फॉर्मूला वही है जो हम फर्स्ट लॉ में एंथैल्पी का पढ़ चुके हैं, वहां था एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ भी वही है, जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी एंट्रोपी का सम माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उनकी सबकी एंट्रोपी का सम, ठीक है। ये आ गया आपका एंट्रोपी चेंज, किसमें, एक केमिकल रिएक्शन में। तो इसको समझाने के लिए यहाँ हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लेना। इन्होंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है और कहा है इसके लिए डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करो। अब हम तो जानते हैं कि प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट्स की एंट्रोपी। अब ये इक्वेशन हो गया, ये देख लो, है ना, इस तरह से हम लिखेंगे, ये हमारे प्रोडक्ट हैं HNO3 और NO, है ना, और ये इनका रिएक्शन कोफिशिएंट है, जैसे HNO3 का 2 है ना, रिएक्शन कोफिशिएंट ये रहा, ये यहाँ पे आ गया, ये तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट्स हैं सारे NO और H2O, रिएक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, ये 3 ये रहा, ठीक है। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई लेकिन आंसर में दी हुई है ना, और आप इस तरह से सोल्व करना सीख सकते हैं। कुल मिला के यदि आपको ये क्वेश्चन आरपीएससी में आएगा तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनकी एंट्रोपी सबकी, इनकी दोनों रिएक्टेंट की, दोनों प्रोडक्ट की, ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। तो ये
प्रोडक्ट की एंट्रोपी उसका सम किया और रिएक्टेंट की एंट्रोपी जितनी भी एंट्रोपी है उसका सम किया, ठीक है, और बाद में डेल्टा एस इन्होंने निकाल दिया। तो इस तरह से आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें भी एंट्रोपी चेंज का क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुल मिला के थर्मोडायनेमिक्स में हम काफी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चंस ये जितने टाइप मैंने डिस्कस करा दिए उनसे बाहर जाने के चांसेस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही फ्री एनर्जी के साथ और इसको खत्म करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।